हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th के विज्ञान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 10वीं के विज्ञान की क्लास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप पढ़िए पहले। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फायदा हो सकता है, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो से, तो उनको शेयर भी करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को देखिए, जस्ट अभी ठीक पिछले लेक्चर में मैंने उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ाया था, और साथ ही साथ अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़ा दिया था। यानी कि लेंसों से प्रतिबिंब का बनना पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं हम। इसमें उत्तल लेंस में जो 6 केसेस होते थे, वो 6 केसेस के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, जो कि आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा। मुश्किल से 2-4 मिनट में पूरा आपको, मतलब इतना ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि कभी भी पूरे लाइफ में, कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तु को कहां पे रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, प्लीज जस्ट इससे पीछे वाले वीडियोस को आप जाकर के देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो सेक्शन में जाइए। वीडियो सेक्शन में वहां पे सारी वीडियोस लाइन से आपको मिल जाएंगी। वैसे मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसका। जब ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, आप एक जगह सभी वीडियोस को 8, 10, 15 जितने भी लेक्चर होंगे आप वहां से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं चेक पॉइंट्स। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा चेक पॉइंट। चेक पॉइंट करने वाले हैं। ये चेक पॉइंट से क्या पता चलता है हमें? चेक पॉइंट से पता चलता है कि हमने जो भी पढ़ा है वो ठीक ठीक पढ़ा है कि नहीं, हमें चीजें आती हैं कि नहीं, हम जवाब दे पाते हैं कि नहीं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये चेक पॉइंट्स के आंसर किताब में भी नहीं दिए होते हैं। ये ओनली फॉर जजमेंट होता है, खुद के जज के लिए होता है कि भाई हम खुद जज करेंगे कि चीजें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। दैट्स व्हाई मैं लेके आया हूं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। फटाफट से चेक पॉइंट्स को करते हैं। पहला चेक पॉइंट आप देखिएगा स्क्रीन पे, मेरे पास भी सामने यहाँ पे है वो चेक पॉइंट्स, मैं वहां से देख के कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? कह रहा पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए किरण आरेख को पूर्ण कीजिए। किरण आरेख को पूर्ण करना स्टूडेंट्स क्या है? एक किरण आरेख कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा, ध्यान से। किरण आरेख ऐसा बना हुआ है। ये हमारे पास लेंस है। कौन सा लेंस है आप सभी को पता है? ये है आपका उत्तल लेंस। यहाँ पे मुख्य अक्ष, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर सी दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? इसका F1 और इसका F2 दिया हुआ है। F1 एंड F2 दिया हुआ है। और एक रेज आ रही है जो कि आप सभी को दिख रही होगी कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो कह रहा है इसको कंप्लीट करिए। कह रहा है इसको कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट कैसे करेंगे? आपको पता है, मैंने 3 रेज पढ़ाई थी। मुख्य अक्ष के सामने जो आती हैं वो दर्पण के द्वितीय फोकस से, और मैं द्वितीय नहीं बोलूंगा, ओनली फोकस, तो फोकस से होकर जाती हैं। सेकंड क्या बताया था? अगर फोकस से आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और थर्ड क्या बताया था? सी से आएंगी, सी से चली जाएंगी। तो मुझे लगता है एवरीवन ये बता सकते हैं कि ये कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से होके चली जाएगी। द्वितीय फोकस से होके जाएगी। बन गया, ये कंप्लीट हो गया किरण आरेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, देखिएगा स्क्रीन पे, ये आपके दिया हुआ है अवतल लेंस। यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी, हियर F2, हियर इज F1। ठीक है, F2, F1 एंड यहां से क्या है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई किरण दिखाई दे रही है आपको। और कह रहा है कि हाँ, और कह रहा है कि अब आप इसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करिए ऐसा बोला है इन्होंने, तो कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इजी है ये। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है कब? अपवर्तन के पश्चात। तो अपवर्तन के पहले कहां से, ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी? कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी? ये आती हुई प्रतीत हो रही होगी, ये आती हुई प्रतीत हो रही होगी प्रथम फोकस से। अगर प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, जस्ट इमेजिन किया हमने, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये भी हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, आसानी से ये कर सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन डन है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है निम्न किरण आरेख लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किस नियम को दर्शाता है? अच्छा जी, उसका कथन लिखिए। ओके, वेरी सिंपल। ये क्या कह रहा है? चलिए मैं आपको यहां पे कर देता हूं, आप क्वेश्चन वहां से देखिएगा, यहां पे कर देता हूं, या चलिए यहां पे मैं रफ कर दे रहा हूं इसे थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, भाई बना लीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया, आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? यहां पे एक अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है अवतल लेंस। हियर इज इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर सी, इधर कहीं पे होगा इसका F2, हियर इज F1,
ओके, F2 F1 ऑप्टिकल सेंटर, और एक रेज आ रही है, आप सभी को पता है इस रेज के बारे में कि अगर C से आएगी तो C से निकल जाएगी, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो। दैट्स वाई ये C से आई है, C से निकल गई है। अब क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि बताइए कौन से नियम को दिखा रहा है, उसका कथन लिखिए। तो ये तीसरा वाला जो मैंने रूल बताया था, तीसरा रूल उसको दर्शा रहा है ये। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि अगर प्रकाशिक केंद्र है ना, प्रकाशिक केंद्र C पे कोई किरण आती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो C से आएगी, C से चली जाएगी। ये आप अपना नोट्स खोलिए कॉपी में, वहां पे पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखवाया हुआ है, वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि प्लीज जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए मुझसे, कोशिश करें टेलीग्राम पे जुड़ने की। टेलीग्राम पे अगर आप आ जाते हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपका एक फायदा होगा कि जो दर्पण का चैप्टर था, मिरर था, वो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से है। हाँ, ये मानता हूं मैं कि मेरे पास बहुत अच्छा बोर्ड नहीं था उस टाइम पे, मेरे पास माइक नहीं था, अभी भी नहीं है, पर बोर्ड और थोड़ा सा मैंने सुधार किया है, मतलब चीजों को थोड़ा समथिंग चेंजेस। पर अदरवाइज वहां पे भी क्या था कि मतलब कैमरा उतना अच्छा नहीं था, अभी कैमरे का थोड़ा जुगाड़ हो गया है। तो उस टाइम पे क्या था कि वीडियो में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि बोर्ड पे बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई तो दे रहा है, नो डाउट, पर एक होता है ना कि अभी जैसे बहुत साफ दिखाई देता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। पर मैं समझता हूं कि आपको कंटेंट इतना अच्छा उसमें दिया हुआ है कि जो कि कहीं नहीं मिलेगा। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप टेलीग्राम पे भी आइए। मैक्सिमम लोग टेलीग्राम पे, मैं कुछ भी जब पोल वगैरह डालता हूं तो मैक्सिमम लोग वोट करने की कोशिश करिए। हाँ, कमेंट सभी लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं यूट्यूब पे, मुझे पता लग जाएगा कि आपकी क्या परेशानी है, आप क्या समझना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और, जल्दी ही देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे सिलेबस के लिए कह रहे थे, तो सिलेबस का भी मैं डिटेल आपको दे दूंगा, बता दूंगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इन द सिलेबस का पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में कोविड-19 के प्रॉब्लम के बाद भी 70% सिलेबस जो है उसमें है ये टॉपिक। ठीक है, जो 30% अभी हटा है सिलेबस से, वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो डोंट वरी, ये सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी आपने लिख लिया होगा, नोट्स में से। बहुत बहुत अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वस्तु की निम्नलिखित स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, मेरा ट्रिक जो मैंने पढ़ाया था आपको, ट्रिक वो काम आने वाला है। जो भी ट्रिक मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ पे काम आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, मजेदार है। देखो कैसे जवाब देते हैं। मेरे पास भी कुछ नहीं है, चेक पॉइंट्स ही है, और ये चेक पॉइंट्स ही मेरे सामने रखे हुए, उनको देख के मैं फटाफट जवाब दूंगा भाई। देखो अपने ट्रिक से, जैसे कि पहला है, क्या क्या कह रहा है पहला, जब वस्तु, देखिएगा वहां पे, जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो, अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे का पहला है, कह रहा है कि जब वस्तु को कहां पे रखा गया है, अनंत और 2f1 के बीच। तो अनंत और 2f1 के बीच रखा गया वस्तु को, तो इमेज कहां बनेगा स्टूडेंट्स, इमेज कहां बनेगा, आपको पता है कि इनफाइनाइट बदल जाता है f में, और वो f2 होता है, क्योंकि अपोजिट साइड में बनता है इमेज। तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, क्योंकि 2f तो बदलता नहीं है। हमारा ट्रिक क्या था, जिन लोगों ने भी ट्रिक नहीं अभी तक किया हुआ है ना, प्लीज जाके पहले उस ट्रिक को देखो, समझो, तब जाके आप देखो सेकंड्स में जवाब आते हैं। इनफाइनाइट को फोकस में बदलना, और चूंकि लेंस के अपोजिट साइड में बनता है फिगर, तो ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा f2, और ये 2fc की तरह से वर्क करता है। c कभी बदलता नहीं है, 2fc की तरह से वर्क करता है। बस हाँ, ऑपोजिट साइड में बनेगा तो f1 f2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कहां पे बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। साथ के साथ हमें प्रकृति बताना है, प्रकृति यानी कि इसका नेचर कैसा बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इजी है, कहां पे रखा आपने, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में। तो हम कहां से शुरू करते हैं भाई, हम इनफाइनाइट से शुरू करते हैं। उत्तल लेंस की बात चल रही है, वो कौन सा लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस की बात चल रही है। तो उत्तल लेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, 6 केसेस पढ़ाए हैं। पहले हमने इनफाइनाइट पे रखा है, फिर इनफाइनाइट के बाद कहां पे रखा है, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, फिर 2f पे, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर f1 पे, फिर f1 और c के बीच में। ये आपको तो याद रखना है ना कि पहले इनफाइनाइट से शुरू किया, फिर धीरे धीरे लेंस के पास आए। तो ये देख लो ना, ये सेकंड केस है, इनफाइनाइट और 2f के बीच में। और सेकंड केस में कैसा, देखो शुरू के 5 केस में वास्तविक बनता है, तो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, कॉमा जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनने की गारंटी है 100%।
अब बात आती है छोटे या बड़े की, चूंकि शुरू से दूसरा केस है तो शुरू से दो केस छोटे बनते हैं, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखिए, मेरे पास भी कोई आंसर नहीं था, मैंने बिना देखे इसको किया। आप भी कर सकते हैं अगर आपको वो ट्रिक आता है। ठीक है, तो वेल डन, कर लिया हमने। थर्ड का सेकेंड देखते हैं। थर्ड का सेकेंड कह रहा है जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो। ओके जी, चलिए थर्ड का सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं। क्या कह रहा है, इसने क्या कहा कि 2F1 व F1 के बीच, 2F1 व F1 के बीच रखी हो तो वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। 2F तो कभी बदलता नहीं है तो 2F2 हो जाएगा और F इनफाइनाइट में बदल जाता है तो 2F2 और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। कहां बनेगा, 2F2 और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। 2F2 और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। और रही बात प्रकृति की, तो ये पहले देखो कि ये कौन सा केस है, कौन सा केस है, पहले इनफाइनाइट फिर इनफाइनाइट और 2F के बीच में, फिर 2F पे, फिर 2F और F1 के बीच में। नहीं, ये फोर्थ केस है, फोर्थ नंबर का केस है। ये फोर्थ नंबर का अगर केस है, शुरू के दो में छोटा बनता है, शुरू के दो में छोटा बनता है, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में बराबर हो जाता है, तीसरे में बराबर हो जाता है। और ये फोर्थ नंबर का केस है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ नंबर में क्या होता है, पहले शुरू में छोटा फिर बराबर फिर आगे जाके बढ़ने लगता है, आगे जाके ये बढ़ने लगता है। फोर्थ केस है तो फोर्थ केस है तो बड़ा बनेगा। हाँ, लेकिन शुरू के 5 केसेस में तो वास्तविक बनता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, नो डाउट। हाँ, इस बार कैसा बन जाएगा, इस बार बड़ा बन जाएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही होगी ना, चिड़ियों की आवाज आ रही होगी, पता नहीं कहां से मेरे क्लास में आ जाते हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूं ये आकर के यहाँ पे घूमने लगती हैं, फिर आवाज लगाने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे नेचर का मजा लीजिए, थोड़ी बहुत आवाजें तो आएंगी। मतलब चिड़िया की आवाज आई थिंक सबको पसंद होगी, अच्छी आवाज आती है। तो अब इन्हें कौन भगाए, है ना, तो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस, तीसरे का तीसरा भी अटेंड कर लेते हैं भाई, फटाफट चेक पॉइंट से तीसरे का तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरे का तीसरा है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। वेयर इज F1 और प्रकाशीय केंद्र यानी कि C के बीच में, F1 और C के बीच में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, दिस इज द स्पेशल केस। ये छठा केस है F1 और C के बीच में, दिस इज द लास्ट केस F1 और C के बीच में। और ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है जब हम F1 और C के बीच में रखते हैं, F1 और C के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है, कहां बनता है। ये स्पेशल केस था, मैंने कहा था इसको स्पेशली याद रखना, इसको अलग से याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, थोड़ा सा अलग इसका परिणाम आता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा, कहां बनता है ये, इनफाइनाइट और F के बीच में बनता है, इनफाइनाइट और F के बीच में बनता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा, इनफाइनाइट और F के बीच में, बल्कि F1 के बीच में ही बनता है, इनफाइनाइट और F1 के बीच में, है ना। ये उत्तल लेंस की बात चल रही है। और आपको याद होगा ये स्पेशल केस क्यों था, क्योंकि जिधर वस्तु थी उधर ही प्रतिबिंब बन रहा था, जिधर वस्तु थी उधर ही प्रतिबिंब बन रहा था। और F1 उत्तल लेंस ये होता है ना भाई, ये होता है ना उत्तल लेंस, इसका F1 यहां होता है, F2 यहां होता है, F2 यहां होता है। यहां पे आपने वस्तु को रखा है, इधर ही इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट और F1 के बीच में कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट और F1 के बीच में बनेगा, ये तो आपको याद रखना था। और वैसे भी चेंज करोगे तो F इनफाइनाइट, और चूंकि थोड़ा सा याद आएगा आपको कि इमेजिनरी बनता है F1 के पीछे, तो इनफाइनाइट और F1 के बीच में स्पेशल केस था। और स्पेशल केस है इसलिए इस बार कैसा बनेगा, आभासी तो बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही आभासी बनेगा, आभासी के साथ कैसा हो जाएगा, तुरंत सीधा बन जाएगा। और इस बार कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज द स्पेशल केस, मैंने करवाया हुआ है सारा, तो आसानी से आपने जवाब दे दिया। चलिए देखिए, आप 3 क्वेश्चन के जवाब दे चुके हैं हम लोग। चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, फटाफट से 4th क्वेश्चन पे, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को चाहो तो यहीं पे पॉज कर लो, फटाफट से आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगा। ओके, चलिए तो मैं मिटाता हूं इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और भी अगला सवाल देखिए आप सभी लोग, अगला सवाल भी देखिए आपके सामने, वहां पे 4th क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है 4th क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। 4th क्वेश्चन है, कह रहा है यदि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ओके, तो लेंस के आगे वस्तु कहां स्थित होगी तथा इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अच्छा, अनंत पे बना है, उसने कह दिया कि उत्तल लेंस के सामने इमेज कहां पे बना है, ये 4th इमेज जो है, इमेज वो कहां पे बना है, वो इनफाइनाइट पे बन गया है। तो
जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो कहां पे होगी? जाहिर सी बात है इसका उल्टा फोकस पे होगी। और बात किसकी चल रही है? उत्तल की। इधर F1 होता है, इधर F2 होता है, तो इधर ही वस्तु को रखते हैं, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहां होगा? F1 पे रखा होगा। ठीक है, सामने लेंस के सामने तो रखते हैं, इस साइड में, तो F1 पे रखा होगा हमने, क्योंकि इनफाइनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोकस में। फोकस किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनफाइनाइट में। एज अ ट्रिक जो मैंने आपको याद करने के लिए सिखाया था। तो इमेज अगर इनफाइनाइट पे बना है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा? F1 पे रखा होगा, फोकस पे रखा होगा। सिंपल सा आंसर है। इमेज कहां पे रखा होगा? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखा होगा। ठीक है, तो फोकस पर। और कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ओके, अगर फोकस पे रखा है स्टूडेंट्स, फोकस पे रखा है, तो आप देखो ना, पहला केस क्या था? इनफाइनाइट पे, दूसरा केस इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में, तीसरा केस 2F1, चौथा केस 2F1 से F1 के बीच में, और पांचवा केस, दिस इज द फिफ्थ केस। हमारे उसके हिसाब से जो हमने चार्ट बनाया था उसके हिसाब से ये फिफ्थ केस है, जब हमने इसको कहां पे रखा? फोकस पे। अनंत पे बनेगा, या इमेज अनंत पे, उसने बोल दिया कि पहले ही कि अनंत पे बना है, तो वस्तु कहां पे रखी होगी? F1 पे। नो डाउट, यहां तक तो क्लियर है, F1 पे। अब ये कह रहा है प्रकृति के बारे में, तो फिफ्थ केस है। शुरू के 5 केस में कैसा बनता है? ऑलवेज वास्तविक। देखिए प्रकृति में लिख रहा हूं वास्तविक। वास्तविक बनेगा तो उल्टा तो बनना तय है, और चूंकि फिफ्थ केस है, शुरू में छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, तो इस बार भी कैसा बनेगा? बड़ा। बल्कि ये इनफाइनाइट पे इमेज बना है, तो बड़ा कह सकते हो कि बहुत बड़ा। इनफाइनाइट पे बनेगा तो बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन भी डन हो गया भाई, डन कर दिया हमने, हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे चलिए। फिफ्थ कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की किन स्थितियों में वस्तु से छोटा होता है? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। शुरू के 5 केसेस में जब इनफाइनाइट पे होता है, इनफाइनाइट से 2F1 के बीच में होता है, 2F1 पे होता है, 2F1 पे होता है, फिर 2F1 और F1 के बीच में होता है, फिर F1 पे होता है। शुरू के 5 केस में 1 2 3 4 5, शुरू के 5 केस में वस्तु का, अच्छा सॉरी, वास्तविक नहीं कह रहा है, थोड़ा देखिएगा सवाल को ठीक से, वहां पे देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है? उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति में वस्तु छोटा होता है। छोटा कह रहा है, मैंने सोचा वास्तविक, थोड़ा सा डाउट होगा। वास्तविक तो शुरू के 5 में वास्तविक बनता है, छोटा कह रहा है तो शुरू के 2 में छोटा बनता है, शुरू के 2 में छोटा बनता है, फिर आता है बराबर का केस, और फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो शुरू के 2 केसेस यानी इनफाइनाइट पे जब रखते हैं, और जब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखते हैं, तब कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा कि अनंत पे, और अनंत और 2F1, अनंत और 2F1 के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, तब जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की किन स्थितियों में वस्तु से छोटा होता है? तो उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की किन स्थितियों के लिए? तो आप कहोगे कि जब अनंत पे हो, और जब अनंत और 2F1 के बीच में हो, तब प्राप्त प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ओके, डन, इजी था। चेक पॉइंट्स हो रहे हैं, चेक पॉइंट्स हो रहे होंगे सभी से, तो सभी बच्चों को शायद मजा भी आ रहा होगा। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं ना, बहुत मजा आने वाला। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि YouTube पे मतलब लोग जुड़ते गए, और धीरे धीरे आप देख लो कि मतलब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं समझाना पड़ा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ा। बावजूद इसके बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं। भूमिका, नेहा, अब मैं ये कह सकता हूं कि यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आप अच्छा कर रहे हो। मतलब मैंने एक सवाल दिया था जब मैंने होमवर्क, मैंने कहा था सन 2020 के बोर्ड के एग्जाम में इस बार मैथमेटिक्स का वो सवाल आया था। एक 4 नंबर में आया था, एक 3 नंबर में आया था, यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपसे करवा चुका हूं। मैंने कहा था आप करके, भूमिका ने कर दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, नेहा ने 110% सही किया था, स्मिता ने भी भेजा था एक सवाल 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला नहीं बनाया उसने। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि वेल डन, आप अच्छा कर रहे हैं। और ठीक है, मेहनत करिए, लगे रहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में ही सोचिए, दिमाग को डेविएट मत होने दीजिए, इधर उधर भागने मत दीजिए। और एक बात की खुशी और है मुझे कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को देखना शुरू करिए, आखिरी तक देखिए। शुरू करिए तो खत्म करिए, अदरवाइज शुरू ही मत करिए। मेरा मानना ये है, कोई काम अगर आप स्टार्ट करते हो देन फिनिश इट, अदरवाइज अगर खत्म नहीं करना है तो शुरू ही मत करो। ठीक है, खाना खाने बैठते हो, लेके थोड़ा सा खा के छोड़ दोगे, खाने का जो नुकसान हुआ तुम्हारी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि खराब होगी। ऐसे ही ये पढ़ाई लिखाई भी है, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। देखो आजकल माइनस मार्किंग का जमाना है,
बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है मैक्सिमम एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती है, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो आपको पॉजिटिव में मार्क्स आएंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो यानी गलतियां कब होती हैं? जब आपको चीजें गलत पता होती हैं। मतलब आज की डेट में नहीं पता है, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, 0 मार्क्स। अगर सही पता है देन वेल डन, आपको पूरे नंबर आएंगे। अगर आपको गलत पता है, उसके बारे में आप गलत जानते हो और आपने गलती से गलत आंसर दिया, तो आपके मार्क्स 0 से भी नीचे नेगेटिव में आते हैं, माइनस में। तो आप या तो जानो ही मत, पढ़ाई लिखाई करो ही मत, कम से कम शून्य पे रहोगे। अदरवाइज आप गलत पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे, भ्रमित रहोगे, आप फिर गड़बड़ करोगे, आपके मार्क्स आएंगे माइनस में। कोई बेनिफिट नहीं है। आप जानो, सही जानो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी नॉलेज के साथ आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज और है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। जैसा कि कुछ बच्चे अफवाहों के बीच में पड़ गए थे कि 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। 21 सितंबर तक प्रॉपरली लॉक किया गया है। स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुलने वाले हैं। 21 सितंबर के बाद स्कूल कॉलेज पे बच्चे जा सकते हैं, 9th से लेकर 12th के स्टूडेंट्स या फिर ग्रेजुएशन वाले जा सकते हैं स्कूल पे। अगर उनको अपने टीचर से कुछ पूछना है, कोई परामर्श लेना है तो जा सकते हैं, उसमें भी अभिभावक के सिग्नेचर के साथ। अपने गार्जियन से आप सिग्नेचर करा के लाओ कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूं पढ़ने लिखने के लिए, तो फिर वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। स्कूल आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता है। आप स्व इच्छा से आ सकते हो अपने टीचर से बात करके, लेकिन आपको अपने घर पे भी बात करनी होगी कि क्या मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं। आपके फादर को, आपके गार्जियन को ये जस्टिफाई करना होगा कि हाँ बेटा जाओ, ठीक है। ये प्रॉपर न्यूज थी। तो आप ये मान के चलो कि 21 तक तो कुछ नहीं, 21 के बाद आप मिल सकते हो, और 30 सितंबर तक आप मान के चलो कि 30 दिन बहुत होते हैं, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप आदत डाल लो, आगे भी आपको बहुत ही बेहतर चीजें ऑनलाइन मिलेंगी। और ऑनलाइन फैमिली हमें बहुत बड़ी करनी है। जैसे कि अभी हम लोग धीरे धीरे 100 लोग होने वाले हैं। जिस दिन 100 लोग हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो, आप सभी को बधाई वीडियो एक लेके आऊंगा कि हाँ आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे हम लोग 100 लोग से। और हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर 100 सब्सक्राइबर है तो एक सब्सक्राइब करता है घर में तो 4 लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी विलेजर एरिया में, गांव में इतना ज्यादा वो नहीं है कि सबके पास फोन है, सबके फोन में रिचार्ज है, ठीक है। तो पढ़ने वाले 300-400 लोग हो जाएंगे, फिर 400-500 लोगों को फायदा मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर वो मैं जैसे ही हो जाएंगे हमारे पूरे, मैं आपको एक वीडियो में लेके आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, सब चीज बताऊंगा। फिलहाल आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। पर फिर भी वेल डन, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करिए और वीडियो को अगर शुरू करिए तो आखिरी तक देखिए, ठीक है। चलिए, तो एक कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 5th नंबर का क्वेश्चन बता दिया है मैंने, ठीक है। शुरू के 2 केस में इनफाइनाइट पे होगा, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ओके, 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा अवतल लेंस द्वारा, देखिएगा वहां पे, अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहां व किस प्रकृति का बनता है? तो आप सभी को पता है बच्चों, 6th केस में यही बता देता हूं। 6th केस अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। अगर अवतल लेंस की बात करेंगे, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? अगर आपको याद हो, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। ये मैंने प्रॉपरली कराया हुआ है जस्ट पिछले क्लास में। जिन बच्चों ने भी नहीं किया है जाके अटेंड करो, ठीक है। ओके, पहले अटेंड करो, फिर यहाँ पे आओ, आपको मजा आएगा चेक पॉइंट्स करने में। चेक पॉइंट्स करने में अगर आपको मजा आ रहा है, इट मीन्स आप पढ़ रहे हो। अगर मजा नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं की है, और वो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक ही केस होता है स्टूडेंट्स, मतलब मैंने 2 केस करवाए हैं। एक इनफाइनाइट पे रखेंगे तो थोड़ा सा ये है कि वो फोकस पे बनता है, स्पेशल केस है। पॉइंट इमेज बनता है, बहुत छोटा बनता है, इसलिए मैंने उसको दिखाया। अदरवाइज हमेशा कहां बनेगा? F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। इनफाइनाइट पे अगर इनफाइनाइट कह रहा हूं, अवतल लेंस के सामने। 6th क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहां? तो F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। और कह रहा है कि प्रकृति कहां बनता है और किस प्रकृति का बनता है? तो अगर बात करें प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं है, इसके इमेजेस की प्रकृति कभी बदलती नहीं है। हमेशा कैसा बनता है स्टूडेंट्स? आप सभी को याद होगा, आभासी बनता है। हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है, कॉमा सीधा बनता है। आभासी बनेगा तो पक्का है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, दैट इज द गारंटी। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा?
आभासी कॉमा सीधा कॉमा वस्तु से छोटा बनता है। अगर आपको याद हो इनफाइनाइट पे रखा तो पॉइंट इमेज बहुत बड़ा था, पॉइंट में बहुत छोटा होगा, यानी कि हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। जस्ट आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। ये सारी बातें आप सुनोगे ना, आप इसमें मास्टर हो जाओगे, पता है। और मुझे नहीं लगता कि परावर्तन और अपवर्तन इस हिसाब से किसी ने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। बशर्ते आप और चीजों को छोड़ के कंटेंट को देखो, अकेले वीडियोस को देखो, थोड़ा सा पढ़ाई पे मोटिवेटेड रहो, बहुत मजा आएगा मेरी क्लास में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, आप कमेंट लिख सकते हैं वहां पे कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास को और आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, पढ़ाने लिखाने में कोई गलती, कोई चीज कमी बेसी है तो आप उसको बता सकते हो। देखो दोनों तरफ से जब इंटरेक्शन रहेगा, दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत मजेदार होने वाली है। तो कैसा बनेगा प्रकृति में, आभासी ऑलवेज का केस है, इसमें कोई अलग अलग केसेस नहीं, हमेशा यही होता है। F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये 6 चेक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करवा दिए। यहाँ पे चेक पॉइंट्स खत्म होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है। अगर आपको याद होगा दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए भी चिन्ह परिपाटी मैंने पढ़ाया था आपको, सेम टू सेम लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा माइनर चेंज है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और फिर करेंगे हम लोग अच्छे सवाल, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, घर पे खुश रहिए, और ये सब मत सोचिए कि स्कूल कब खुलेगा, ये ट्यूशन और ये वो किताबें नहीं है, फलाना नहीं है, आपको ऑनलाइन चीजें मिल रही हैं। पहले जो मिल रहा है उसको पूरा करो, जब ये क्लास कंप्लीट कर लेना, ये कर लेना जो मैंने बोला है वो काम कर लेना, ये नोट्स बनाओ, इसको याद करो, जो भी होमवर्क मिलता है चेक पॉइंट्स के आंसर्स लिखो, लिख के मुझे व्हाट्सएप करो, ये सारे काम कर लो। उसके बाद सोचना किताब के बारे में, क्योंकि किताब आपको पता है कमजोरी नहीं है, मैं बुक्स खुद ही आपको दे देता हूँ, वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख जाती हैं, स्क्रीन पे आपके मिल जाती हैं आपको। और साथ ही साथ में ये कह रहा हूं कि स्कूल कब खुलेगा नहीं खुलेगा ये सब सोच के आप चीजों को खराब मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। वैसे जो हो रहा है मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं, बात नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे भी ऐसा फील होता है कि कोविड तो बीमारी है, पर कुछ गलत भी चीजें हो रही हैं कोविड के नाम पे। पर छोड़ो उसको, हमसे क्या, हमारे हाथ में तो नहीं है। मैं भी इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं वहां पे कुछ इंटरफेयर करूंगा और स्कूल खुलवा लूंगा या कुछ भी। तो हमें फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस। तो आप टाइम मत खराब करो प्लीज, और इन चीजों के बारे में मत सोचो। ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। कोई दिक्कत है मुझसे पूछो, आपको ट्यूशन और इन चीजों में भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कंटेंट कम नहीं है, हाई स्कूल के लिए बहुत कुछ मिल रहा है आपको, बशर्ते करना आप ही को है, ठीक है। तो वेल डन, और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।